ही रोकता है। तभी सामने वाले अपार्टमेंट से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है। उसने जैकेट पहन रखी होती है जिस पर स्नो वुल्फ बना होता है। उसके पीछे उसके कई छोटे भाई भी बाहर निकलते हैं, जिस पर वह आदमी मो बेई को देखकर कहता है, तुम मो बेई हो। मो बेई भी उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम काओ मेंगलोंग हो। आवाज सुनते ही काओ मेंगलोंग तुरंत मो बेई को पहचान लेता है। यही वह आदमी होता है जिसने उसके 5 लोगों को मार दिया था। शुरू में उसे लगा था कि मो बेई बस बातें कर रहा है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह सच में खुद उसके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मो बेई के साथ सिर्फ 2 लोग होते हैं, जबकि काओ मेंगलोंग की तरफ 8 लोग खड़े होते हैं और सभी रिटेल वॉरियर्स होते हैं। जिस पर काओ मेंगलोंग गुस्से में चिल्लाता है, इस बैस्टर्ड को खत्म कर दो। जो इसे सबसे पहले मारेगा उसे मैं 3 कैनेट बीफ दूंगा। यह सुनते ही उसके पीछे खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आंखों में लालच और गुस्सा दोनों आ जाता है। अगले ही पल सभी लोग एक साथ अपनी पावर एक्टिवेट कर देते हैं, जिस पर उनके शरीर पर पिग, डॉग, काऊ, बकी और शीप जैसे फीचर्स दिखने लगते हैं। यह देखकर यान श्याओतियान थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वह धीरे से पूछता है, मोबेई, हम सच में ठीक रहेंगे ना? हालांकि उसने पहले भी मोबेई की ताकत देखी थी, लेकिन सामने खड़े इतने सारे रिटेल वॉरियर्स को देखकर उसका दिल फिर भी घबराने लगता है। लेकिन मोबेई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ काओ मेंगलोंग को देखता रहता है। वह उसके शरीर को ध्यान से देख रहा होता है, जैसे वह सोच रहा हो कि अगर यह भागने की कोशिश करेगा तो किस तरफ जाएगा। लेकिन काओ मेंगलोंग को मोबेई की यह चुप्पी डर की निशानी लगती है, जिस पर वह जोर से हंसता है और अगले ही सेकंड मोबेई की तरफ भागता है। फिर वह अपनी पूरी ताकत से एक पंच मोबेई पर मारता है, लेकिन मोबेई पीछे नहीं हटता। वह भी उसी वक्त अपना पंच आगे करता है। दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिस पर जोरदार आवाज होती है और उनके हाथों के बीच से स्पार्क्स निकलते हैं, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता। इसी वक्त काओ मेंगलोंग के दोनों हाथों पर फिश स्केल्स जैसा आर्मर बन जाता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी फिश आर्मर है, मैं अपने हाथों पर यह आर्मर बना सकता हूँ। मोबेई फिर भी कुछ नहीं बोलता। यह देखकर पीछे खड़े छोटे भाई और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बॉस काओ बहुत स्ट्रांग है, ये बैस्टर्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लगता है हमें लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यान शाओतियान यह सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मोबेई के कंधे पर बहता हुआ खून अचानक इकट्ठा होने लगता है, जिस पर अगले ही पल उसके कंधे पर एक अजीब इलेक्ट्रिक फिश का सिर बन जाता है। उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही होती है और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर वह सीधा काओ मेंगलोंग के हाथ की तरफ बढ़ता है। काओ मेंगलोंग को बिल्कुल भरोसा होता है कि उसका आर्मर उसे बचा लेगा। उसे लगता है कि सामने वाला उसके डिफेंस को तोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड उस फिश हेड के तेज दांत उसके आर्मर को ऐसे चीर देते हैं जैसे वह कुछ था ही नहीं, जिस पर वह सीधा काओ मेंगलोंग के हाथ के अंदर घुस जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही तेज सक्शन शुरू हो जाती है। काओ मेंगलोंग का खून तेजी से बाहर निकलने लगता है। यह फील होते ही काओ मेंगलोंग पहली बार सच में डर जाता है। उसे समझ आता है कि मोबेई बिल्कुल सिंपल इंसान नहीं है। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन मोबेई दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लेता है, जिस पर काओ मेंगलोंग का खून लगातार बाहर निकलता रहता है। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है। उसका पूरा शरीर कमजोर होने लगता है और दूसरी तरफ मोबेई को फील होता है कि उसके शरीर की ताकत वापस आ रही है। उसके कंधे पर बना वह फिश हेड भी और ज्यादा बड़ा और लाल हो जाता है। कुछ ही देर में काओ मेंगलोंग के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बचता, जिस पर उसका शरीर सूखकर एकदम पतला हो जाता है और वह वहीं गिर जाता है। यह देखकर यान शाओतियान पूरी तरह शॉक में खड़ा रह जाता है। उसके सामने कुछ सेकंड्स पहले तक जिंदा खड़ा काओ मेंगलोंग अब एक सूखी हुई बॉडी बन चुका होता है और पीछे खड़े बाकी छोटे भाई भी यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। अभी कुछ देर पहले तक उनका बॉस बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले ही पल वह इस हालत में पहुंच गया। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, जिस पर उनमें से एक जोर से चिल्लाता है, भागो। अगले ही पल बाकी सभी लोग पीछे मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन मोबेई के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। उसकी पीठ के पीछे फिर से ब्लैक फेदर्स निकल आते हैं और काओ मेंगलोंग का खून एब्जॉर्ब करने के बाद उन फेदर्स पर कुछ लाल लाइंस भी दिखाई देने लगती हैं। फिर अगले ही पल सारे फेदर्स एक साथ हवा में उठते हैं और उसके बाद वे सीधा भागते हुए लोगों की तरफ उड़ जाते हैं, जिस पर एक के बाद एक लोग वहीं गिरने लगते हैं। पूरी लड़ाई एक तरफा हो जाती है। ज्यादा देर नहीं लगती और मोबेई आराम से सबको खत्म कर देता है, जिस पर यान शाओतियान बस वहीं खड़ा रह जाता है और सामने फैली हुई खून की स्मेल को चुपचाप फील करता रहता है। उसकी नाक में इतनी भयानक बदबू जाती है जिसे फील करके उसे तुरंत उल्टी करने का मन होने लगता है। लेकिन यान शाओतियान बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसे खराब टाइम में इस तरह की चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जिस पर यानली यह सब देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वहीं मोबेई भी थोड़ा हैरान होता है। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि यान शाओतियान जैसा इतना बड़ा और स्ट्रांग इंसान भी ये सब सह लेता है। जिस पर मोबेई कहता है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। सप्लाईज शायद अपार्टमेंट के अंदर ही होंगी। सबको कार से बाहर निकालो और ऐसा दिखाओ जैसे हम लोग किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। यह सुनकर यान शाओतियान सिर हिलाता है और फिर कार का पीछे वाला कंपार्टमेंट खोल देता है। जिसके बाद जब सभी लोग अपार्टमेंट के अंदर पहुंचते हैं तब उन्हें काओ मेंगलोंग और उसके लोगों के द्वारा जमा किया गया बहुत सारा सामान दिखाई देता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से पागल होने लगते हैं।
जिस पर सभी लोग बहुत सावधानी से हर सामान को उठाना शुरू करते हैं, कोई भी चीज खराब ना हो जाए। इस वजह से हर फूड आइटम और डेली जरूरत की चीज को एक एक करके बहुत ध्यान से बाहर लाया जाता है। हालांकि यह सब सिर्फ खाने पीने और रोजमर्रा के सामान होते हैं, लेकिन इस टाइम पर इनकी कीमत गोल्ड और डायमंड से भी ज्यादा होती है। इसके बाद ताकि कुछ भी गलत ना हो, मोबेई खुद उन सामानों को ट्रक तक पहुंचाने का काम देखने लगता है। लेकिन तभी जब सभी लोग सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक एक्सीडेंट जैसा सीन सामने आता है। एक बहुत बड़ा हाथ अचानक ट्रक के सामने आकर उसे रोक देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह एक प्लेन क्लॉथ्स वाइल्ड डॉग होता है। उसके पूरे शरीर पर ऐसे बाल होते हैं जैसे हजारों नुकीली सुइयां लगी हों। उसके मोटे और ताकतवर पैर जमीन को पकड़कर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं और वह पूरे ट्रक का रास्ता रोककर खड़ा रहता है, जिस पर उसका भद्दा और खतरनाक हाथ सीधे मोबेई की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मोबेई एक भी बेकार बात नहीं करता, जिस पर वह तुरंत कार का डोर खोलता है और नीचे उतर जाता है। लेकिन जैसे ही मोबेई नीचे उतरता है, तभी दोनों तरफ की गलियों से एक के बाद एक और बड़े बड़े हाथ बाहर आने लगते हैं। देखते ही देखते वहां कुल 8 ऐसे मॉन्स्टर खड़े हो जाते हैं। वे सभी ग्रीन कपड़ों में होते हैं, लेकिन उनके शरीर किसी इंसान जैसे नहीं बल्कि जानवरों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर में मौजूद अलग अलग पेट्स म्यूटेट होकर इन मॉन्स्टर्स में बदल गए हों। और फिर वे सभी मिलकर मोबेई को ग्रुप में घेरने की कोशिश करते हैं, जिस पर मोबेई की पीठ के पीछे अचानक काले रंग के बड़े बड़े फेदर्स निकलने लगते हैं, जिसके बाद उसका पूरा शरीर हवा में ऊपर उठ जाता है। और फिर उसकी पीठ से निकले हुए उन फेदर्स की जड़ें अचानक एक्सप्लोड करती हैं और अगले ही पल वे सीधे उन मॉन्स्टर्स के शरीर में घुस जाती हैं, जिस पर हवा में खड़ा मोबेई अपने फेदर्स को फैलाता है और फिर उनसे एक बेहद तेज और खतरनाक अटैक करता है, जिसे देखकर साफ दिखाई देता है कि उन मॉन्स्टर्स के शरीर तेजी से सूखने लगते हैं। उनके अंदर का खून, ताकत और लाइफ फोर्स पल भर में खिंचने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर वे सभी जमीन पर गिर जाते हैं। जिस पर दूसरी तरफ मोबेई को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसका पूरा शरीर फिर से ताकत से भर गया हो, जैसे उसने अब तक जो भी एनर्जी खर्च की थी वह सब वापस आ गई हो और उसका शरीर फिर से अपनी पीक कंडीशन में पहुंच गया हो। इसके बाद मोबेई उन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी के पास जाता है और फिर अपने हाथों से उनके शरीर को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद उसे उनके अंदर से कुछ ट्रांसपेरेंट गोल्डन क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिस पर मोबेई समझ जाता है कि ये उन्हीं मॉन्स्टर्स के गोल्डन कोर हैं। इनमें उनकी ताकत का सोर्स जमा होता है। अगर कोई इन्हें एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी अपनी ताकत भी बढ़ सकती है, लेकिन आम लोगों को इन्हें एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी स्टील को धीरे धीरे मेल्ट किया जाता है। उन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मोबेई अलग होता है, जिस पर उसके हाथ की हथेली में एक अजीब सी डार्क ब्रेथ दिखाई देने लगती है और फिर वह उन गोल्डन कोर को सीधे निगल लेता है। अगले ही पल एक बेहद प्योर एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद उसका लेवल अचानक बदल जाता है। नेम मोबेई, लेवल 3, ब्लड लाइन लेवल 5, जीन सीक्वेंस नंबर 9527। यह देखकर मोबेई तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोलता है और फिर वह देखता है कि उसका लेवल सीधे लेवल 3 तक पहुंच गया है। लेकिन उसे एक चीज समझ नहीं आती, यह ब्लड लाइन लेवल आखिर होता क्या है और उसका ब्लड लाइन लेवल अभी 5 क्यों है। जिस पर वह कुछ देर तक इसके बारे में सोचता है, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह वापस कार में बैठता है और फिर यान शाओतियान के साथ मिलकर बार बार सप्लाईज लाने लगता है। ऐसे करते करते वे लोग कुल 6 बार आना जाना करते हैं और आखिर में विला का वेयर हाउस लगभग पूरा भर जाता है। यह सब देखकर यान नानजी और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन सामानों के साथ वे लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं रह सकते बल्कि बहुत अच्छे से सरवाइव भी कर सकते हैं। जिस पर यान नानजी मुस्कुराते हुए कहता है, मोबेई, इन सप्लाईज के साथ हम लोग आराम से 2 या 3 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। अभी तो हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है। लेकिन यह सुनकर मोबेई सिर हिलाता है, क्योंकि उसके हिसाब से सप्लाईज जैसी चीज कभी ज्यादा नहीं होती और वैसे भी इन सामानों के लिए उसके पास अपना अलग प्लान होता है। जिस पर वह मन ही मन सोचता है कि उसे कम से कम 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद हर वेयर हाउस और हर शॉपिंग मॉल का सामान अपने पास जमा करना है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और जितना हो सके उतनी सप्लाईज इकट्ठा करेगा। इसके बाद शाम होते होते और फिर सनसेट के बाद मोबेई आसपास के लगभग हर वेयर हाउस और शॉपिंग मॉल को लूट चुका होता है। और जहां तक बाकी लोगों की लाइफ और डेथ का सवाल होता है, तो सच कहें तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में अब हर इंसान को सिर्फ अपने बारे में सोचना पड़ता है और मोबेई भी यही करता है। रात होने के बाद बाहर का माहौल अभी भी खतरनाक बना रहता है। सभी लोग जानते हैं कि दोबारा बारिश होने के बाद बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा, जिस पर सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर छिपे रहते हैं। लेकिन मोबेई की विला बाकी सबसे अलग होती है। वहाँ चारों तरफ लाइट्स जल रही होती हैं और धीरे धीरे बारबेक्यू की खुशबू पूरे एरिया में फैलने लगती है, क्योंकि मोबेई की देखरेख में वहाँ एक शानदार डूम्सडे बारबेक्यू पार्टी तैयार की जा रही होती है।
जिस पर बारबेक्यू की खुशबू धीरे धीरे पूरी विला एरिया में फैलने लगती है और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और फिर कुछ ही देर बाद एक बिना बुलाया हुआ आदमी विला के बाहर आ जाता है। वह एक सूट पहना हुआ मिडिल एज्ड आदमी होता है जो बाहर खड़े होकर कहता है, सर मैंने पूरे दिन से कुछ गर्म नहीं खाया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। जिस पर उस आदमी को देखते ही यान नानजी अचानक मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वह आदमी उसका पुराना राइवल होता है। उसकी रॉयल ग्रुप बस थोड़ा सा ही पीछे थी यान नानजी की तियानसिंग ग्रुप से। और जब यान नानजी ने पहले मोबई से उस डार्क केओस के बारे में सुना था, तब उसने यह सोचकर कि चाहे बात सच हो या झूठ, पहले से तैयारी करना ज्यादा सही रहेगा, तुरंत अपनी विला को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जिस पर उसने अपने लोगों को बाहर भेजकर बहुत सारी खरीदारी भी करवाई थी। वह बड़े स्केल पर फूड खरीद रहा होता है, लेकिन तभी यह आदमी उससे टकरा जाता है और फिर उसे टॉन्ट करने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्हाइट प्रेसिडेंट कंपनी जाकर पूरा सिचुएशन हैंडल करने की जगह यहाँ आकर सप्लाईज जमा कर रहा है। जिस पर हुआंग जियानमिन कहता है, बॉस हुआंग, आपको याद होगा जब मैं सप्लाईज जमा कर रहा था तब आपने मुझे देखकर हंसते हुए कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब मैं सच में भूख से मरने वाला हूँ। सर पुरानी बातों को भूल जाइए, रॉयल ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। जिस पर यान नानजी कहता है, यहाँ मजाक मत करो, मेरे पास सच में कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, ऐसा मत कहिए कि आपका खाना खत्म हो गया है, मैं आपका सामान फ्री में नहीं लूंगा, मैं उसके बदले में कुछ दे सकता हूँ। जिस पर हुआंग जियानमिन अपनी वॉच उतारकर यान नानजी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन यान नानजी उसे देखकर कहता है, बॉस हुआंग, आपको भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में एक्सपेंसिव वॉचेस की कोई वैल्यू नहीं बची है। यह सुनकर हुआंग जियानमिन जल्दी से कहता है, मेरे गैराज में अभी भी टॉप लग्जरी कार्स और सुपर कार्स हैं, मैं आपको सब दे दूंगा। जिस पर यान नानजी मोबेई की तरफ देखता है और फिर कहता है, मोबेई, ये सारी सप्लाईज तुमने लाई हैं, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। जिस पर मोबेई हल्का सा हंसता है और फिर कहता है, बॉसयन, आप क्या सोचते हो? यह सुनकर यान नानजी बिना कुछ सोचे सीधा कह देता है, तो फिर कुछ मत दो। जिस पर वह दोबारा हुआंग जियानमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम अभी भी इंसान नहीं बने, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मरता हुआ देखूं? उसी समय वहाँ बाकी जगहों के कुछ और बॉसेस भी आ जाते हैं। वे सभी बाहर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। उन सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। जिस पर उनमें से एक कहता है, हम सब इंसान हैं, तुम लोग इतने कोल्ड और डेंजरस कैसे हो सकते हो? यह सुनते ही यान नानजी के पूरे शरीर की मसल्स अचानक फूलने लगती हैं और अगले ही पल वह एक बहुत बड़े मस्कुलर बुलहेड में बदल जाता है। उसकी नाक से गर्म हवा निकलती है और फिर वह एक जोरदार रोर करता है। उसकी आवाज इतनी खतरनाक होती है कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान लगभग फटने लगते हैं, जिस पर कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। फिर यान नानजी उन सबकी तरफ देखकर कहता है, अब बोलो, तुम में से कौन है जो मेरे सामने खड़े होकर दोबारा यह बात कहेगा? यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग तुरंत चुप हो जाते हैं और फिर डरकर वहां से चले जाते हैं। जिस पर यान नानजी अचानक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मैं यान नानजी जीरो से यहाँ तक पहुंचा हूँ। यहाँ मौजूद ज्यादातर रिच लोग और बिजनेसमैन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मुझे दबाने की कोशिश करते थे, मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट जबरदस्ती खरीदने वाले थे। फिर वह हल्का सा हंसता है और कहता है, आज उन्हें इस हालत में देखकर सच में बहुत राहत मिलती है। जिस पर मोबेई बस हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि वह इस फीलिंग को कुछ हद तक समझ सकता है। इसके बाद यह छोटा सा सीन खत्म हो जाता है और फिर बारबेक्यू पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। सभी लोग मुश्किल से मिले इस खाने का टेस्ट आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोबेई जल्दी ऊपर अपने रूम में चला जाता है, जहां वह बेड पर लेटकर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखता है और फिर आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। जिस पर वह समझ जाता है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाए। उसी समय विला के कोर्टयार्ड में बाकी सभी लोग अभी भी बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी यान नानजी धीरे धीरे चलते हुए यान शाओतियान के पास आता है। फिर वह उसके पास बैठकर कहता है, शाओतियान, सच सच अपने डैड को बताओ, तुम्हारे मन में मोबेई को लेकर कुछ फीलिंग्स हैं क्या? यह सुनते ही यान शाओतियान का चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत अपना सिर नीचे कर लेती है और धीरे से कहती है, डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? जिस पर यान नानजी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मोबेई में इंटरेस्टेड हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, वह स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी। अगर तुम्हें भी वह पसंद है तो जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। यह सुनकर यान शाओतियान और भी ज्यादा शर्माने लगती है। वह धीरे से कहती है, असल में मुझे भी मोबेई थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके इतना बोलते ही यान नानजी उसे हल्का सा धक्का देता है और फिर विला की तरफ भेज देता है। जिस पर वह कहता है, तो फिर जल्दी जाओ, जाकर मोबेई के रूम में जाओ और जल्दी से रिलेशनशिप फिक्स करो। यह सुनकर यान शाओतियान के चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तभी ठीक उसी समय विला के बाहर एक कैडिलैक आकर रुकती है और फिर उसमें से एक येलो हेयर वाला लड़का बाहर निकलता है। जिस पर जैसे ही यान शाओतियान उसे देखती है, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और दूसरी तरफ यान नानाजी का चेहरा भी धीरे धीरे डार्क होने लगता है, क्योंकि वह लड़का ली चिंगशान होता है, जो हमेशा से यान शाओतियान
यान के पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अंकल यान आप भी यहाँ हो, बहुत अच्छा हुआ। अब मैं एक रियल वॉरियर बन चुका हूँ। मैं इस बार श्याओतियान को प्रपोज करने आया हूँ। अब मैं आपकी प्रेशियस बेटी के लायक हूँ। लेकिन उसे यान नानजी के चेहरे की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर वह अपनी कार का पीछे वाला बॉक्स खोलता है और उसमें से कुछ पुराने और एक्सपायर्ड कैनेड फूड बाहर निकालता है। फिर वह उन कैंस को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अंकल यान, श्याओतियान, ये फूड रख लीजिए, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। फिर वह घमंड से कहता है, 30 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और 30 साल की मेहनत के बाद अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। यह सुनकर यान श्याओतियान अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं, लेकिन वह इमोशनल नहीं होती, बल्कि उसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि ऐसा इंसान उसे पसंद करता है। जिस पर यान नानजी यान श्याओतियान के सामने खड़ा हो जाता है और फिर ली चिंगशान की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, शांत रहो। लेकिन ली चिंगशान हंसते हुए कहता है, अब मैं एक हाई लेवल वॉरियर हूँ। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मुझे मारकर देख लीजिए। मैं आपको 3 पंच मारने का मौका देता हूँ। यह सुनते ही यान नानजी का गुस्सा पूरी तरह फट जाता है। अगले ही पल उसका शरीर फिर से बदलने लगता है और वह एक 3 मीटर लंबे मसलर बुलहेड में बदल जाता है। फिर वह दांत भींचते हुए कहता है, अगर तुम मेरे 3 पंच झेल गए तो मैं श्याओतियान की शादी तुमसे कर दूंगा। यह देखकर ली चिंगशान भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत दिखाते हुए कहता है, ठीक है, जैसा आपने कहा, अगर मैं आपके 3 पंच झेल गया तो श्याओतियान मेरी होगी। जिस पर यान नानजी उसे घूरते हुए एक एक शब्द बोलता है, मैं कोई सिविलाइज्ड आदमी नहीं हूँ और मैं जेंटलमैन बनने का नाटक भी नहीं करता। लेकिन